नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी। मैं हूं विक्रम सिंह राजपुरोहित। आज खास मुलाकात के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की, और उससे पहले हम आपको ले जाना चाहते हैं फ्लैशबैक में। 1998 का वो दिन था, 9 अप्रैल था शायद। उस दिन फेमस स्टूडियो, मुंबई के फेमस स्टूडियो में 11 संगीत के दिग्गज मौजूद थे और लाखों की संख्या में लोग अपने टीवी सेट्स पर वो प्रोग्राम देख रहे थे। एक छरहरे बदन सा एक नौजवान जिसने जयपुर से मुंबई का रुख किया था, और उस मेगा फाइनल में जब उसके नाम की घोषणा हुई तो ना केवल जयपुर, ना केवल राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान में खूब सारी तारीफें उस शख्स ने बटोरी। फिर उस शख्स ने अपना रास्ता शुरू किया एक बेहद साफ सुथरे सफ़र पर। फ़न के उस्ताद कहे जाने वाले, लेकिन सूफियाना, गज़ल और एक ऐसा संगीत जो रूहानी हो, जो पाकीज़गी से भरा हो। हम उनका तारुफ तो करा चुके हैं, लेकिन तारीफ से पहले चलिए उनकी आवाज़ से शुरुआत करते हैं। तो आप पहचानेंगे इस आवाज़ को, और उसके बाद हम बात करेंगे इस आवाज़ के धनी से। केसरिया बलम ओ केसरिया बलम आओनी पधारो मारे देश। केसरिया बलम आवो नी पधारो मारे देश। तो बहुत बहुत स्वागत है मोहम्मद वकील साहब आपका। सुरों की दुनिया में और हिंदुस्तान में फ़न की दुनिया में आपका बहुत बड़ा नाम है। मोहम्मद वकील साहब हमारे ख़ास मेहमान हैं। तो शुरुआत करते हैं। उनसे पहले आपकी तारीफ और तारुफ की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सारेगामा पा जो एक शो आता था, बहुत बड़ा रियलिटी शो, उसके विनर के रूप में जब उन्होंने नाम पूरे देश में कमाया, उससे पहले वो संगीत से जुड़ चुके थे। जयपुर घराने से आते हैं, और उसके बाद में जो एक अलग तरह का म्यूज़िक है जिसमें रूहानियत देखी जाती है, एक ऐसा म्यूज़िक जो लोगों के दिल में उतरता है, उसके ऊपर आप एक अलग दिशा में काम कर रहे हैं। जगजीत सिंह हो, नौशाद साहब हो, ख़याम साहब हो, लता दीदी हो, सभी ने इनके हुनर को सराहा है। तो मुखातिब होते हैं मोहम्मद वकील साहब से। इवन टीवी के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं मैं। ये चैनल बहुत लोकप्रिय है, बहुत देखा जाता है, और मैं धन्यवाद करता हूं चैनल हेड हमारे अनिल लोढ़ा साहब का, जिन्होंने मुझे इस ख़ास मुलाकात में याद फरमाया, और हमारे विक्रम भाई का, जिन्होंने इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए हमें चुना। और मेरी बहुत खुशनसीबी है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए आप सबसे रूबरू हो रहा हूँ। और जैसा कि हमारे विक्रम जी ने कहा, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं एक संगीत परिवार से आता हूँ, और वो परिवार जिन्होंने संगीत की बहुत सेवा की है, और ये 7वीं पीढ़ी है, इसमें मैं भी गा रहा हूँ। और मेरे जो दादा थे उस्ताद मोहम्मद इस्माइल साहब, मेरे नाना जी उस्ताद अफजल हुसैन जयपुर वाले, बहुत बड़े फ़नकार थे, और मुझे संगीत की तालीम मिली और मिल रही उस्ताद अहमद हुसैन साहब से। जी बिल्कुल, मैं इसी सवाल पे आ रहा था कि नाम आपका वकील साहब है, लेकिन आप दिलों के मुकदमे लड़ते हैं ज़्यादातर, और कई दिलों के मुकदमे आपने जिताए भी हैं, उनके कई गवाह आपसे मिलते भी हैं। तो ये एक आपसे जानना चाहेंगे कि जो सारेगामा का सफ़र था, जब विनर आप बने, उससे पहले के मोहम्मद वकील और सारेगामा के मोहम्मद वकील के बीच का जो एक समय था, वो कैसा रहा? देखिए विक्रम जी, वो एक शेर है कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है। वाह वाह, क्या बात है। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीक़े से तराशा जाए। तो संगीत की शिक्षा हमारे उस्ताद साहब ने दी, लेकिन सारेगामा से पहले का जो सफ़र था वो ऐसा था कि बहुत कठिनाइयों भरा जी। मैं कई बार जाता था होटल्स में, 5 स्टार होटल में, कि मुझे काम दीजिए, बट वो काम नहीं मिलता था जी। उसके अलावा ऐसा होता था कि जब कभी ऑडिशन देना है तो वहाँ भी जाने के लिए रास्ते में चलने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन वो सब चीज़ें इंसान को मजबूत बनाती हैं जी जी। वही है ना कि एक उनका 4 मिसरे हैं रफ़ीक अहमद हाशमी साहब के, कि बड़े 4 बड़े अच्छे एग्जाम्पल दिए उन्होंने, कि फरमाते हैं कि बरसात में कदमों के निशान ढूंढ रहा है, वाह, बरसात में कदमों के निशान ढूंढ रहा है, आवारा फ़ज़ाओं में धुआं ढूंढ रहा है, किस्मत की लकीरें तेरी मेहनत में छुपी हैं, हाथों की लकीरों में कहाँ ढूंढ रहा है। क्या बात, क्या तो सफ़र बड़ा कठिनाइयों भरा था,
और वैसे तो सारेगामा से पहले मेरी शुरुआत सबसे पहले 2 जून 1997 को माउंट आबू में हुई थी। जी जी। और वहाँ पे मेरे पास एक ऐसा भी कुर्ता नहीं था जो मैं पहन के अच्छे से अच्छा कुर्ता इसमें पहन के परफॉर्म करूँ। जी जी। लेकिन वो जो सफ़र था उसने मुझे मजबूत बनाया और उसके बाद मेरी लाइफ में सारेगामा आया और वो एक ऐसा बड़ा प्रोग्राम था जिसमें जो संगीत का स्तर था बहुत ऊंचा था। जो भी लोग आते थे बहुत सीख के आते थे, जो भी जजेस आते थे वो बड़े बड़े आते थे। तो उस प्रोग्राम में पहले मैंने फाइनल जीता और मेरे लिए सबसे बड़ा जो अवार्ड है, सबसे बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे उन लोगों ने जज किया जिन पे हिंदुस्तान नाक है और वो हिंदुस्तान उनको पलकों बिठा के रखता है और उन लोगों ने नाम रोशन किया हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में। पंडित जसराज जी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, नौशाद साहब, खयाम साहब, ओपी नैयर जी, कल्याण जी, आनंद जी भाई, जगजीत सिंह साहब, ये वो लोग, मधुरानी जी, तो इन लोगों ने मुझे, परवीन सुल्ताना जी भी थी, उन लोगों ने मुझे फर्स्ट अवार्ड दिया। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों के हाथ से मुझे मेगा फाइनल की ट्रॉफी मिली। जी। जयपुर, पिंक सिटी जयपुर से निकलकर माउंट आबू से आपने सफर तय किया और एक साथ इतने दिग्गजों के सामने जब आपने परफॉर्म किया होगा तो सबसे पहले तो हम वो गाना अगर आपको याद हो, उसकी 2 लाइनें, उसके बाद मैं अगला सवाल पूछूंगा। मुझे याद है कि जब मैं मेगा फाइनल में गया हूँ तो नर्वसनेस तो होती है, क्योंकि नर्वसनेस इसलिए कि इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उनके सामने हम क्या गाएं, हम कुछ गा ही नहीं सकते। लेकिन वो इतने बड़े लोग थे जिनमें इतनी विनम्रता थी कि उन्होंने आपको हौसला दिया कि नहीं, आप एकदम जो आपने सीखा उसको गाइए। तो बहुत सारे गाने गाए थे, लेकिन उसमें एक मोहम्मद रफ़ी साहब का सॉन्ग था जो वो सॉन्ग ये था कि मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, मुझे ऐ जिंदगी दीवाना कर दे। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, घबरा गया हूँ, मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, मुझे जिंदगी दीवाना कर दे। क्या बात है। और इस आवाज़ ने कईयों को दीवाना कर दिया। आपने इस दीवाना गाते गाते एक अलग मुकाम हासिल कर लिया और सारेगामा पास से जब सफ़र शुरू हुआ आपका, जब आपको लोग जो जयपुर में या राजस्थान में, हिंदुस्तान में पहचानते नहीं थे, एक बहुत बड़ी पहचान मिल गई। तो रियलिटी सफर से जो एक रियल लाइफ की शुरुआत हुई थी वो कितनी रियल थी? क्या वाकई में एक रियलिटी शो के सिंगर को वो सब कुछ मिल जाता है जो कहा जाता है, या फिर आगे भी दुनिया थोड़ी कठिनाई भरी होती है? देखिए, कलाकार की ज़िंदगी में तो हमेशा एक स्ट्रगल ही होता है जी। लेकिन ये ज़रूर है कि मेरी मम्मी का आशीर्वाद है बहुत बड़ा, जिनकी दुआओं से मैं आज हूँ। मेरे गुरुओं का बहुत आशीर्वाद है, उस्ताद अहमद हुसैन साहब। तो कहाँ तो मुझे जयपुर में भी कोई नहीं जानता था। उसके बाद मेरी ज़िंदगी ऐसी बदली कि मुझे याद है कि सोनू निगम जी फर्स्ट टाइम मुझे बेल्जियम ले गए और वहाँ पे मैंने जब स्टेज पर परफॉर्म किया तो मुझे लगा कि अरे, कहाँ तो मुझे जयपुर में कोई नहीं जानता था, पूरी दुनिया ने मुझे जान लिया। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क आपकी ज़िंदगी में आता है जब आप, लेकिन उस टाइम का रियलिटी शो और आज के रियलिटी शो में थोड़ा सा फ़र्क मैं देखता हूँ कि उस वक्त संगीत था, अब ड्रामा ज़्यादा है। क्योंकि कोई भी आदमी अपने घर की बात कभी बाहर नहीं कहता या रोता नहीं है। और मेरा बिलीव इसमें है, और सच बात भी है, कि रियाज करो तो राज करो। अगर आप अपने संगीत को अच्छा करते हैं तो आपको कोई ना कोई पहचान लेगा, कभी ना कभी आपको एक बड़ी मंजिल मिल जाएगी। क्योंकि हमारे नाना जी कहते थे कि गाना सीखो तो गाना, और गाना ना सीखेगा तो गा ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप गाएं। तो ज़िंदगी बहुत बदली, लेकिन कलाकार को हमेशा अपने सफ़र के लिए तैयार रहना पड़ता है कि जो सफ़र इख्तियार करते हैं वही दरिया को पार करते हैं। चल के तो देखिए मुसाफिर का रास्ते इंतज़ार करते हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। लेकिन एक रास्ते कई तरह के थे वकील भाई। आप जब निकले होंगे तो जैसे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री या माया नगरी है जी, तो एक रास्ता ये भी था, सरकाइले खटिया या दूसरा कोई बीड़ी जलाइले, ऐसे रास्ते आपने नहीं चुने और आप रूहानी संगीत में उतरे। तो कहीं ना कहीं ये फैसला आपको तकलीफ भरा नहीं लगा कि आपको उस तरफ चले जाना चाहिए था, या आप खुश है उस फैसले से? देखिए, ऐसा होता है कि जिस परिवार से मैं आता हूँ वो एक ऐसा परिवार है जिन्होंने सुरों की इबादत होती चली आ रही है और कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ हमारे यहाँ संगीत से नहीं किया।
क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो ये भारतीय संगीत है ये इतना रिच है, इतना प्योर है, इतना सोलफुल है कि इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। तो मैंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हाँ, वो अलग बात है कि कभी कभी ऐसा होता है कि इन चीज़ों से आपको बहुत बड़ा ब्रेक नहीं मिलता, लेकिन नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम अपनी जगह पे कायम हैं और अपने संगीत को लेके चलते हैं तो देर हो लेकिन काम ज़रूर होगा। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी बात और बड़ी बात कही है। लेकिन अब क्योंकि आप फनकार है और हम इस इंटरव्यू में वो कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे जिस समय आप दो लाइन आपसे सुनना दर्शक चाहते हैं, हमसे ज़्यादा तो वो चाहते हैं। जी। आपसे ये बात सुनना चाहूँगा, जो एक कौन सा ऐसा सॉन्ग था या गाना था जो इस सफ़र में आपके हमेशा जहन में रहा, जिसको आप सुन के मोटिवेट महसूस करते थे, मतलब जो आपको ऊर्जा देता था, प्रेरणा देता था? हो सकता है आपके कोई बहुत पसंदीदा गायक का हो, ऐसी कोई जो गाना आपको। देखिए, मेरे जो उस्ताद जी हैं उन्होंने एक एल्बम किया था डिवोशनल, उसमें एक लाइन थी, मेरे सर पे कोई न ताज रख, तू रखे तो बस मेरी लाज रख, मुझे दे थोड़ी सी आजिज़ी, तू खुदा है, तू ही अजीम है, मुझे फर्ज है तेरी बंदगी। तो ये लाइन जो थी ना, मेरे सर पे कोई ना ताज रख, तू रखे तो बस मेरी लाज रख। क्या बात, ये मेरे लिए मुझे बड़ा वो देती थी। कई बार मैं इस लाइन को सुन के रोता था कि मेरे सर पे कोई ना ताज रख, तू मेरी लाज रख ले बस, कि मैं इतना कर पाऊँ कि लोग मुझे देखें, सुने और मुझे प्यार करें। क्या बात कही आपने। और एक जैसे आपसे बात चल रही है तो शेर यकायकी जहन में आ जाते हैं। हम लोग पत्रकारिता से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन शेर क्योंकि एक ऐसी शख्सियत साथ में होती है। एक शेर था कि जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। तो बिके नहीं थे, लेकिन जब सारेगामा का जब टैग लग गया आपके ऊपर, तो क्या रास्ता फिर जो वीर ज़ारा का सफर जो सॉन्ग आया वो लंबा था रास्ता, ये तय करने में कितना समय लगा और कैसे ये मिला आपको ये ऑफर? देखिए, सारेगामा के बाद बहुत सारे रास्ते खुले। जैसे कि मैंने 5 बार जगजीत सिंह साहब के साथ काम किया, 3 बार स्टेज शेयर किया उनके साथ साथ, बॉम्बे में, आगरा में और राजकोट में। उसके अलावा राज बब्बर साहब का एक टीवी सीरियल था महाराजा रंजीत सिंह, उसमें मैंने जगजीत सिंह साहब के म्यूजिक डायरेक्शन में गाया। और ख़याम साहब के म्यूजिक डायरेक्शन में भी गाया मैंने। तो रास्ते तो मेरे लिए बहुत सारे खुले, लेकिन एक बड़े ब्रेक की ज़रूरत थी। तो मुझे याद है कि ग्रेट मदन मोहन साहब, उनके जो बेटे, बड़े वाले बेटे संजीव कौली साहब, उनका मेरे पास फ़ोन आया जी कि वकील, मैं चाहता हूँ कि यश चोपड़ा साहब एक फ़िल्म बना रहे हैं और जिसमें वो नगमे जो मेरे पिताजी ने कंपोज किए थे मगर अब तक वो रिलीज़ नहीं हुए, तो मैं चाहता हूँ कि उसमें से एक नगमा है, उस कव्वाली को आपके उस्ताद और आप दोनों मिलकर गाएं, दोनों उस्ताद और आप मिलकर गाएं। तो ये बहुत बड़ा ब्रेक था। तो फिर हमें ये कव्वाली ऐसे मिली। अगर आप चाहें तो 2 लाइनें में गाना सर, 2 नहीं, हम 4 लाइनें सुनना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल। जो बंदिशें थी ज़माने की तोड़ आया हूँ, मैं तेरे वास्ते दुनिया को छोड़ आया हूँ। क्या बात। आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, तेरा 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 दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना। क्या बात है। और वकील साहब, उससे पहले जो दीवानगी की बात चल रही थी, आया तेरे दर पर दीवाना, और एक बात कर लेते कसक की। जी, मैंने रोका नहीं वो चला ही गया, बेबसी दूर तक देखती रह गई। तो क्या कसक ऐसी रह गई थी या कई लोगों की आपने कसक जगा दी? उस एल्बम के बारे में थोड़ा जिक्र करें। जी, ये मेरी फर्स्ट एल्बम थी, इसका नाम था कसक, और ये एक म्यूजिक कंपनी थी मैग्नेट साउंड, उन्होंने रिलीज़ की थी। और ये वो एल्बम थी जो मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे जितने भी भारतवासी उन्होंने बहुत प्यार दिया इस एल्बम। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चाहूँगा कि उस गज़ल की 2 लाइनें मैं ज़रूर सुनाऊँ। सर 4 चाहेंगे हम, 2 की जरूरत। ये कसक दिल की दिल में
चुभी रह गई, ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई, जिंदगी में तुम्हारी कमी रह गई, ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई। मैंने रोका नहीं वो चला भी गया, मैंने रोका नहीं वो चला भी गया, बेबसी दूर तक देखती रह गई। क्या बात। बेबसी दूर तक देखती रह गई, जिंदगी में तुम्हारी कमी रह गई, ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई। बहुत खूब, बहुत खूब। और एक कलाकार के दिल में कसक जब उठती है तो उसकी वजह कुछ और होती है। तो जिक्र कर लेते हैं वकील साहब, आपको जो इस सफर में जो खास बड़े बड़े अवार्ड से नवाजा गया, खैर जो कलाकार होता है वो अवार्ड्स का मोहताज नहीं होता, लेकिन दुनिया का एक उसूल होता है कि कलाकार की जो कला है उसको सम्मान किया जाए समय समय पर। तो जहां तक मुझे याद है, दादा साहब फाल्के अवार्ड और एक प्रिंस ऑफ गजल अवार्ड, उसके अलावा कौन कौन से अवार्ड थे जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? सारेगामा मेगा फाइनल ट्रॉफी के बाद मुझे जो अवार्ड मिले वो आर.डी. बर्मन पंचम सम्मान, क्या बात, जो पठानकोट से मिला। उसके अलावा मुझे मस्कत से प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड, दिल्ली से राइजिंग स्टार अवार्ड, और दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड जो बॉम्बे से मिला, और अपना प्रिंस ऑफ गज़ल अवार्ड मिला है, राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिल चुका है। तो अवार्ड एक ऐसी जिम्मेदारी होती है, अगर आपको कोई अवार्ड मिलता है तो यानी आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप अपने काम को और अच्छा करें, क्योंकि आपको अवार्ड मिला है, तो इसलिए आपको उस अवार्ड की इज्जत रखनी है। जी जी जी, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई, लेकिन कसक बाहर भी आ गई है। तो हम बात कर लेते हैं उन अवार्ड्स के अलावा कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पर जी जो भी आप वर्तमान में कर रहे हैं या आने वाली पीढ़ी के लिए करना चाह रहे हैं। किस खास प्रोजेक्ट पर आप अभी जिक्र किया था आपने जो? जी, वैसे तो मैंने अभी और भी अपने जो सॉन्ग्स हैं वो अपने चैनल से रिलीज़ करता रहता हूँ जी, लेकिन अभी साजिद वाजिद साहब का एक यूट्यूब चैनल है तालीम, उसके लिए मैंने अभी एज ए प्रोजेक्ट हेड काम किया है। उन बड़ी महान हस्तियों को मुझे गंवाने का मौका मिल रहा है जी, जो जैसे अनूप जलोटा साहब हैं, हरीन्द्र साहब हैं, उस्ताद अहमद हुसैन साहब, शान भाई हैं, जावेद अली हैं, कविता कृष्णमूर्ति जी हैं, ये बड़े बड़े लोग हैं, उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिल रहा है। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि जिनके साथ मैंने आज तक स्टेज शेयर किया है उनमें पंडित अजय चक्रवर्ती साहब हैं, अनूप जलोटा जी हैं, तरत अजीज़ साहब, पंकज दास साहब हैं, सोनू निगम जी, श्रेया, सुनिधि, ये बड़े बड़े जो महान लोग हैं उनके साथ मैंने स्टेज शेयर किया है। मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी है। जी जी बिल्कुल। और एक और बात जो कई बार ज़हन में आती है कि जो संगीत होता है उसकी कोई सरहदें नहीं होती जी, संगीत कई सरहदों को तोड़ देता है जी, कई बंदिशें तोड़ देता है, कई दीवारें गिरा देता है। आप समझ होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। कैसा माहौल रहा आपको इस संदर्भ में, आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना? देखिए, इंसान कोई भी हो, कोई भी प्रोफेशन में हो, जब तक कि उसको आगे बढ़ाने वाले लोग नहीं मिलते तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। गॉडफादर चाहिए जी। और मैं बड़े खुले मन से इस बात को आपके चैनल से कहना चाहूँगा कि सारेगामा जीतने के बाद जो हमारे हिंदू भाई हैं उन्होंने जितना मुझे सपोर्ट दिया, जितना प्यार दिया, जितना आगे बढ़ाया, वो हमेशा मैं याद रखता हूँ। सारेगामा के बाद एक परिवार जो आता है कच्छ से जी, गुजराती हैं, नागर ब्राह्मण हैं, मिस्टर भद्रायु वैष्णव, उन्होंने 25 साल से ऊपर हो गए मुझे अपने घर पे रखा हुआ एक बेटे की तरह। क्या बात है। और जब भी नवरात्रि होती तो जय जय जग जननी देवी, जय जय जग जननी देवी, सुर नर मुनि असुर सेवी, भक्ति मुक्ति दायिनी, भय हरण कालिका, माँ जय, माँ जय, माँ जय जय जग जननी देवी। उन्होंने अपने घर पे 26 साल हो गया मुझे उनके साथ रहते हुए, कभी मुझे ऐसा लगा नहीं कि
मैं एक मुस्लिम परिवार से आता हूँ या वो नागर ब्राह्मण है, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है वो है इंसानियत। जी। हम किसी को कभी तकलीफ ना पहुँचाएं। और उनके अलावा मुझे ज्योतिन्द्र त्रिवेदी साहब ने अपने घर पे रखा, कुलीन त्रिवेदी साहब ने, धीरेन्द्र दवे साहब ने, कैलाश चरण जी ने, नदीम तरीन साहब, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे इस प्रोफेशन में बहुत आगे बढ़ाया और आज भी मुझे सपोर्ट करते हैं। और मैं उन सब के लिए शेर पढ़ना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को फरिश्तों के सलाम आते हैं। वाह, ऐसे लोगों को फरिश्तों के सलाम ऐसे लोगों को फरिश्तों के सलाम आते हैं जो बुरे वक्त में इंसान के काम आते हैं। क्या बात। और 4 लाइनें मुझे बड़ी पसंद है, मैं हमेशा पढ़ता हूँ कि कृष्ण बिहारी नूर साहब कहते कि जिक्र काबा लब पे आए, जिक्र काशी साथ साथ। क्या बात है, जिक्र काबा लब पे आए, जिक्र काशी साथ साथ। जिक्र काबा लब पे आए, जिक्र काशी साथ साथ, बात तब है जब नमाज और आरती हो साथ साथ। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। हमारा तो ये संदेश है उस कलाकार के। ये संदेश सिर्फ एक कलाकार और एक फनकार और जो सभी सरहदों से परे हो, जो दिल से रूहानी गीत गाता है वही कह सकता है, और बहुत ये आपको सबसे अलग बनाता है। उम्मीद है कि ये चीज़ बनी रहेगी। और अब हम बात कर लेते हैं उस बात की जो एक कलाकार के आगे नए जो कलाकार आते हैं उनके जीवन को लेकर, जो संगीत आज दम तोड़ रहा है, एक जो खास तरह का संगीत हावी होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि सरकारों को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, या कुछ ऐसी चीजें अगर कलाकारों के अलावा कुछ ऐसी चीज अगर सरकार भी इन्वॉल्व हो जाए तो शायद ये जो हमारा संगीत है वो बच जाए। जी, मेरा ऐसा मानना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि रियलिटी शोज में बहुत सारे अच्छे लोग भी आते हैं। जी, जो सिंपैथी वोट नहीं लेते हैं या ड्रामा रमनी करते हैं, जो क्योंकि उनके पीछे संगीत होता है। तो सबसे पहला मैसेज तो मैं उन लोगों की देना चाहूँगा जो संगीत सीखते हैं कि वो अपने संगीत के प्रति वफादार हों, अपने गुरु के प्रति वफादार हों, और उसके अलावा वो लोग ईमानदारी से सीखें, अपने आप को उस्ताद ना माने। जी, मैं जो प्राइवेट चैनल्स हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा शास्त्रीय संगीत, हमारा भारतीय संगीत है, उसको प्रमोट करें। और गवर्नमेंट भी अगर कुछ ऐसी चीज़ें करे जिससे जैसे कोई ऑनलाइन कुछ प्रोग्राम्स हों जिनसे नए लोग आगे आएँ, या फिर कोई ऐसे शिविर लगे जिनमें बड़े बड़े उस्तादों को बुला के फिर सिखाया जाए, मार्गदर्शन किया जाए, बड़ा अच्छा होगा। जी, बिल्कुल। क्योंकि अब देखो सवालों के सिलसिले खत्म नहीं होंगे और आप जिस चीज़ के खजाना आपके अंदर वो हम सुनते जाएंगे, समय लगता रहेगा। लेकिन उसके शॉर्ट समय में आपसे एक और पूछ लेता हूँ बात। बड़े बड़े नाम, नौशाद साहब, पंडित चौरसिया जी, पंडित जसराज जी, उनके अलावा एक ऐसा मोमेंट था जब आप लता मंगेशकर जी के सामने गए थे, और वो क्या वाकया था जब उन्होंने आपको कुछ आशीर्वचनों से नवाजा था? जी, जयपुर में एक प्रोग्राम था। एनकेपी सालवे साहब बहुत बड़ी शख्सियत थे, सांसद थे जी। तो जब जयपुर में आए हुए थे तो किसी ने उनसे कहा कि भाई हम आपको एक फनकार सुनाते हैं। सारेगामा हमारा हो चुका था। तो जब उन्होंने अपने रूम में यहाँ होटल के जयमहल में सुना मुझे, तो बोले बेटा ये जनवरी का महीना, वो था सन 2001 था, जनवरी। बोले बेटा ये जनवरी का महीना है और 19 मार्च को मेरी बर्थडे आती है, तुम कोई प्रोग्राम मत देना, और मेरे बर्थडे पे, मेरे जन्मदिन पे तुमको मेरे लिए गाना है दिल्ली में। मैंने ठीक है। और बोले ऐसा सरप्राइज है तो हमेशा याद रखो। मैं ठीक है। हम जब पहुंचे तो हमने क्या देखा, दिलीप कुमार साहब बैठे हैं। क्या बात है। तो मैंने सोचा कि भाई इतना, यही बहुत बड़ा सरप्राइज है कि वो उनके सामने गाना है। लेकिन आधे घंटे बाद हमने देखा कि लता मंगेशकर जी चली आ रही हैं, आदरणीय लता मंगेशकर जी आ रही हैं। जी। तो उनको देख के तो हमें ऐसा लगा कि हमेशा सपना आदमी आंखें खोल के देखता है। पहली बार ऐसा लगा कि भाई आंखें खुली भी है, सपना भी आ रहा है, और इतनी बड़ी शख्सियत चली आ रही है। तो आंखें बंद करके वाला सपना आंखें खोल के देखा हमने उस दिन। क्या बात। तो जब हमने पैर छुए तो ज़िंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड है कि लता मंगेशकर जी ने ये कहा कि सालवे साहब से कि इस लड़के को मैं जानती हूँ, सारेगामा में सुना है मैंने। और इसने मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने भी गाए थे, और इसने केसरिया वालम भी गाया था, और आज मैं इनसे केसरिया वालम सुनूंगी। 1.5 घंटा वो सुनती रहीं। उसके बाद जाते जाते बोली कि मुझे बुखार है वरना मैं और बैठती, लेकिन केसरी वालम तो राजस्थान वालों से अच्छा कोई नहीं गा सकता, ये उन्होंने बोला। तो हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। जी बिल्कुल। और ये वाकया तो खैर आपने तो महसूस किया होगा रूह से, और उसको वापस सुनना आपको भी कैसा लग रहा हो हम थोड़ा समझ सकते हैं। एक जिक्र मैं ज़रूर कहूँगा क्योंकि बात राजस्थान की हो रही है जी। पिंक सिटी की एक ख़ास गज़ल जो आपके गुरु भी रहे हैं उस्ताद अहमद हुसैन साहब, मोहम्मद हुसैन साहब, उनकी गज़ल थी पता पूछते हो, वो शायद ऐसे कुछ मुसाफिर हम तो चला, अगर उसकी एक जयपुर से ताल्लुक है उसका। जी जी, कुछ पंक्तियां मेरे गुरुजी हैं, वो मेरे मामा जी भी हैं, और आज जो कुछ भी हूँ मैं गुरुओं के आशीर्वाद से हूँ, उनकी बदौलत हूँ। मुसाफिर हैं हम तो चले जा रहे हैं, बड़ा ही सुहाना
गज़ल का सफ़र है, पता कोई पूछे तो इतना पता है, हमारा ठिकाना गुलाबी नगर है, मुसाफिर हैं हम तो। क्या बात है, बहुत बहुत ही खूब, बहुत ही सुंदर। बिल्कुल आपका ठिकाना गुलाबी नगर है, लेकिन आपके ठिकाने कई दिल हैं, कई दिलों में आपकी आवाज़ राज करती है, क्योंकि आपकी जो गायकी, उस गायकी के साथ जो आपकी सोच है, और सोच के साथ जो आपने एक प्लानिंग करी है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। और बातों का सिलसिला तो हम चाहेंगे बहुत लंबा चले, लेकिन अब आपसे विदा लेने का समय हो गया। लेकिन अब जाते जाते फिर से आपसे गुजारिश, जिससे शुरुआत हुई थी, और शुरुआत में जो आपने राजस्थान की धरती को जो आलाप लेते हुए केसरिया बालम गाया था, उसी अंदाज में इस मुलाकात का अंजाम। जाने से पहले मैं तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप अपना प्यार मोहब्बत मेरे संगीत के साथ जैसे बनाए रखते हैं वैसे बनाए रखिए। A1 टीवी का और चैनल हेड हमारे अनिल लोढ़ा साहब का और विक्रम भाई का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने याद किया। साजन आया री सखी सो काई मन बार करा, साजन आया री सखी सो काई मन बार करा, थाल भरा गज मोतियाँ सो ऊपर नैन धरा, पधारो मारे देश। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये थी खास मुलाकात मोहम्मद वकील साहब, फनकार, बॉलीवुड के मशहूर और बॉलीवुड से आगे निकल सरहदों से पार है जिनका ताल्लुक। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस खास मुलाकात में पधारे। तो अगली खास मुलाकात में एक नई शख्सियत के साथ जल्द मिलेंगे। फिलहाल इस मुलाकात में इतना ही। नमस्कार।